घसीट करके सचिवालय थाना लेके गए और वो माँ बहन की गाली तो गाड़ी में ही देते चले गए हम लोग को। माँ बहन का गाली? जी, बहुत हम लोग रिक्वेस्ट किए। पुलिस माँ बहन का गाली? मेरी माँ को, मेरे बहनों को गाली देते हुए उसने कहा कि तुम नेता बन रहे हो, तुम नेता बनने आए हो, तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे, और घींच करके कॉलर पकड़ करके लाया और मुझे माँ बहन की गाली देते हुए मुझे मारने लगे वो। एक वीडियो बनाया उन्होंने, देखिए मारते वक्त एक दरोगा, एक एसआई था या दरोगा था, उन्होंने क्या किया, वीडियो बनाना चालू कर दिया और मुझे मारने लगे वो। काफी ज्यादा मारा, मेरे बॉडी में आज तक पेन है। मेरा पीछे से जो है पैंट का वो बेल्ट पकड़ करके मुझे लेके गया वहां पर, और तब खड़ा होकर के कहा कि टॉयलेट करो। एक व्यक्ति, आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति आपका पीछे से पकड़ा हुआ है आपका पैंट और कह रहा है कि टॉयलेट करो। मैं काफी ज्यादा डर गया था और मेरे नजरों के सामने सिर्फ मेरी माँ का चेहरा आ रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि अगर ये स्थिति मेरी माँ के सामने पहुंचेगा तो पता नहीं वो क्या कर लेगी, वो जिएगी भी कि नहीं। और उसके बाद यातना, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। जब मैं अपने फैमिली के बारे में सोचता हूँ ना, तो मैं, आज जो मेरी उम्र है, इस उम्र में एक बच्चा अपने माँ बाप का सहारा बनता है, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ 17वीं बीपीएससी के जो अभ्यर्थी अमन जेल गए थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कि जेल में आपके साथ क्या क्या हुआ, उस दर्द के बारे में हम जानना चाहते हैं। जब आप जेल के अंदर गए, आपके माताजी, आपके पिताजी क्या बोले वो हम जानना चाहते हैं, और बर्ताव कैसा रहा पुलिस प्रशासन का वो हम जानना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अब तो डर के मारे इसी चार दीवारों के बीच में रहेंगे ना, ये सब तो जलाने की बात करेंगे, क्योंकि हक तो मिला नहीं। हक अधिकार की लड़ाई में जो हम लड़ रहे हैं वो तो अमूमन अब चलता रहेगा जब तक हमारा अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो जाते हैं। बात रहा जेल की बात और माँ बाप की, जो आपने बात की कि आपके मम्मी और पापा जी क्या सोचते हैं। भैया, 29 तारीख की घटना किसी से नहीं छुपी है कि 29 दिसंबर को हमारे साथ क्या किया गया, किस तरह बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चलाई गई हमारे चेस्टों पे, सीना पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है भैया कि जो 30 जनवरी की जो घटना रही, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे, ना हमने रोड जाम किया था ना कुछ किया था। बीपीएससी ऑफिस के पास पुलिस अंडरपास है वहां पे, आप बिल्कुल अंडरपास में पुलिस वालों ने खुद, आप देख सकते हैं कि वहां पर रस्सी बांध करके लोगों को रोका गया और हम पे इल्जाम लगाया गया कि हम जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। उसके पश्चात हम लोग बैठे रहे, उसके बाद हमें घसीट करके उठा करके, सब आपने तो लाइव दिखाया, शुरू से आप बचे हुए थे, हम लोग को घसीट करके सचिवालय थाना लेके गए और वो माँ बहन की गाली तो गाड़ी में ही देते चले गए हम लोग को। माँ बहन का गाली? जी, बहुत हम लोग रिक्वेस्ट किए। पुलिस माँ बहन का गाली? जी, उसका प्रूफ आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कहाँ मिलेगा। जब हम लोग सचिवालय थाना पहुंचे वहां पर, तो वहां पर पहले से कई लोगों को डिटेन करके बैठाया गया था। कितने लोग होंगे? लगभग 30 से 32 लोग थे टोटल। विभिन्न विभिन्न थानाओं में 44 लोगों पर एफआईआर उस दिन हुई। उस दिन की घटना ये रही कि जब मैं वहां पहुंचा तो मुझसे पूछा गया नाम क्या है तुम्हारा। उसके बाद बोला गया कि तुम्हें कौन बुलाया था यहाँ पे। वो चाहते थे कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लूं या किसी शिक्षक का नाम लूं। जो तो किस शिक्षक ने बुलाया था आपको? मैं वही कह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि सर, मैं अबोध नहीं हूँ, बच्चा नहीं हूँ, मैं बीपीएससी का तैयारी करता हूँ और मुझमें इतना समर्थ तो और शोषण शक्ति तो है कि मैं अपने हक और अधिकार की बात किसी के कहने से नहीं उठाऊंगा, अपने मनोचित ढंग से उठाऊंगा, अपने सोच के साथ उठाऊंगा। उन्होंने बस इतना सुना और मेरा कॉलर पकड़ के, कि मतलब ऐसा गाली दिया कि मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता हूँ। मेरी माँ को, मेरे बहनों को गाली देते हुए उसने कहा कि तुम नेता बन रहे हो, तुम नेता बनने आए हो, तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे, और घींच करके कॉलर पकड़ करके लाया और मुझे माँ बहन की गाली देते हुए मुझे मारने लगे वो। वहां पर एक जिसमें पुलिस वाले रहते हैं उसके अंदर मुझे लेके गया गया और मुझे सस्पेन से मारा गया मेरे सर पे। वहां पे चाय की सस्पेन पड़ी हुई थी। सस्पेन उठा करके मुझे मारा गया। क्या पीठ पे, माथे पे कहाँ मारा? भैया, जहां मिल रहा था वैसे अनाधून वो चला रहे थे। माथे पे नहीं मारा जी, नहीं, वो अंगद, जिनका नाम था एसआई अंगद कुमार। और उसके बाद लात घूसों से हम बोलते रह गए कि साहब ऐसे मत मारिए हमें,
आप बस गाली मत दीजिए, हम कोई चोर नहीं है, कोई हम मुजरिम नहीं है। और एक मुजरिम को भी जब थाने में ले जाया जाता है तो फिजिकल असॉल्ट करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, लेकिन वो उसके बाद एक वीडियो बनाया उन्होंने। देखिए, मारते वक्त एक दरोगा, एक एसआई था या दरोगा था, उन्होंने क्या किया, वीडियो बनाना चालू कर दिया और मुझे मारने लगे। वो काफी ज्यादा मारा, मेरे बॉडी में आज तक पेन है। और सुबह जब रात भर मुझे बैठा के रखा गया, सोने नहीं दिया गया। फिर मुझे हाजत में उन लोगों में 30-32 या 40 लोगों में से मुझे अकेला हाजत में बंद कर दिया गया। जब मुझे हिमांशु सर आपके साथ थे? नहीं, रहमांशु सर को रखा गया था शास्त्री नगर थाना में। वो हमारे साथ नहीं थे नाइट में, सुबह में उन्हें लाया गया। वो होते तो शायद नहीं होता इतना, वो आवाज उठाते छात्रों का कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन हाजत में बंद कर दिया गया। जब मुझे वॉशरूम आया तो मुझे निकलने नहीं दिया गया, कहा गया कि वहां पे वॉशरूम करो, उसी हाजत में वॉशरूम करो। उतने लोगों में मुझे टारगेट करके अकेले हाजत में बंद किया गया। उसकी स्थिति इतनी बुरी थी, अमानवीय थी कि मच्छर काट रहे थे, बदबू आ रहा था। वहां पे एक होल था, उसी में कह रहा था कि टॉयलेट करो वहीं पे, नहीं बाहर निकालेंगे। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद मुझे बाहर निकाला गया। और उसके बाद भैया मेरा पीछे से जो है पैंट का वो बेल्ट पकड़ करके मुझे लेके गया गया वहां पर, और तब खड़ा होकर के कहा कि टॉयलेट करो। एक व्यक्ति, आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति आपका पीछे से पकड़ा हुआ है आपका पैंट और कह रहा है कि टॉयलेट करो। अमानवीय व्यवहार, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि किस यातनाओं से मुझे गुजरना पड़ा उस दिन। सुबह हुई जी, उस रात की बात है, ये 30 तारीख की रात की बात है। सुबह हुई, मेरा स्थिति बहुत बिगड़ गया, उल्टियां होने लगी मुझे, काफी बॉडी में पेन था। आनन फानन में वो मुझे गर्दनी बाग अस्पताल में ले गए। मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मैं बेहोश स्थिति में था। लगातार वहां के, आप जा सकते हैं, इसका जांच पड़ताल आप कर सकते हैं, लगातार 3 सुइयां इंजेक्शन जो है मुझे दिया गया। मेरी स्थिति थोड़ी सी सुधार आई। अनु मैडम का फोन आया कि इसे जल्द से जल्द वहां से निकालो, मीडिया वहां पहुंच रही है, बच्चे भीड़ लगा देंगे। उसमें हमारे शुभम भाई, हमारे प्रबल भाई, सब लोग पहुंच गए थे मुझे देखने के लिए। जब मुझे वो देखने के लिए पहुंचे तो ये लोग जबरन मुझे वहां से, जब तक मुझे रेफर कर दिया गया था पीएमसीएच, जबरन मुझे जबरदस्ती गाड़ी में लादा गया। ये लोग मुझसे मिलना चाहते थे, ये लोग को मिलने नहीं दिया गया। और पीएमसीएच ना ले जाने के वजह मुझे 2 घंटे तक घुमाया गया गाड़ियों में, पटना में। और ये कहा गया कि जब तक तुम डॉक्टर से ये ना कहो कि तुम फिट हो, अनफिट नहीं हो, तुमको इसी तरह किया जाएगा, घुमाया जाएगा और तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दिया जाएगा। तुम अगर चाहते हो अपने भविष्य का निर्माण करना, तुम चाहते हो अफसर बनना, तो तुम डॉक्टर को सिर्फ यही कहोगे कि तुम ठीक हो। क्योंकि उन्हें जो है कहीं ना कहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं अनुकूल जी, कि उतने लोगों में सेम धाराओं में सभी को थाना से बेल दे दिया गया। क्या हमें, रामांशु जी का और एक जो महिला थी, जो लड़की थी खुशबू जी को, क्या उनको नहीं बेल दिया जा सकता था? हम लोगों को जबरन जो है, जब मुझे पीएमसीएच लेके गया तो मुझे इतना डराया गया कि तुम कैरियर में, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो तुम सिर्फ, लग रहा होगा उस वक्त? मैं काफी ज्यादा डर गया था और मेरे नजरों के सामने सिर्फ मेरी माँ का चेहरा आ रहा था। और मैं ये सोच रहा था कि अगर ये स्थिति मेरी माँ के सामने पहुंचेगा तो पता नहीं वो क्या कर लेगी, वो जिएगी भी कि नहीं। वो, उनका उम्र ढल चुका है, वृद्ध हो चुकी हैं। और मुझे पिताजी हैं हमारे, वो भी वृद्ध हो चुके हैं। मैं उस परिवेश से आता हूँ जिस परिवेश, मेरे पिताजी किसानी करते हैं, वो छोटे से किसान हैं, 4-5 कट्ठा हमारा खेत है, उसी से हमारा जीवन यापन चलता है, साग सब्जी बचता है, जीवन यापन चलता है। पिताजी पटना में नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? नहीं, गांव में ही रहते हैं पिताजी, घर में ही रहते हैं। पिताजी एक छोटे किसान है, अगर शाम को कुछ कहीं ना कहीं काम करेंगे तो सुबह हम लोग को भोजन मिलेगी, ऐसी स्थिति है। और उसके बाद भैया क्या हुआ, जब डॉक्टर मुझसे पूछा, मेरे आंख में आंसू भरे पड़े थे। डॉक्टर जब मुझसे पूछा कि आप ठीक हैं, मैं रो रहा था। पुलिस ऐसे हाथ पर ऐसे मार करके बोलती है कि हाँ ये ठीक है, पूरा फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहना चाहता था कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे इलाज की जरूरत है, लेकिन पुलिस वालों ने जबरन मुझे फिट करार दिया गया। वहां से जब जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया, मेरा भाई, छोटा भाई यहाँ रहता है पटना में, वो हर थाना, हर हॉस्पिटल भटक रहा था न्यूज सुन करके कि मेरे भाई को मारा है। एक छोटा भाई का दर्द क्या हो सकता है उस समय, आप समझ सकते हैं, जब एक बड़े भाई को कुत्तों की तरह मारा जाए तो। उसके बाद ये लोग मुझे लाए सचिवालय थाना और आनंद फानन में गाड़ी में बैठाया और ले गए जज के पास, जो मजिस्ट्रेट थे अफ्ताब आलम साहब, उनके पास। मैं उस समय ये सोच रहा था, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं बुक, राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ाया जाता है कि मौलिक अधिकार नाम की एक वस्तु है जो छात्रों को, या बिहार के नहीं पूरे भारत के हर नागरिक को प्राप्त है। और मैं पढ़ता हूँ, इसीलिए मैंने
आफ्ताब आलम साहब के पास हैंड रेज किया और मैंने कहा कि साहब मुझे बहुत मारा गया और मेरा जो मेडिकल करवाया गया है ये झूठा मेडिकल है, मेरा दोबारा मेडिकल करवाया जाए। आफ्ताब आलम ने वहाँ संजीव जो एसएचओ है सचिवालय थाना के, उनसे कहा कि इनका मेडिकल करवाइए। तो उन्होंने जो मुझे जबरन जबरदस्ती दबाव डाल के जो मेडिकल करवाया था वो रिपोर्ट उसमें लगा दिया था। मेरा मेडिकल दोबारा नहीं करवाया गया और बिना कुछ पूछे विभिन्न विभिन्न धाराओं में हमें अपराधी घोषित कर दिया गया। हमें सुना तक नहीं गया, हाथ में हथकड़ी डाले गया रहमांसु सर के साथ हमें और जेल भेज दिया गया। मैं जेल की अगर स्थिति आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि क्या बिहार का शासन व्यवस्था इतना जर्जर है कि एक व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। जब हम लोग को लेके गया गया बेऊर जेल, तो बेऊर जेल में जब एंट्री होती है भैया, रहमांशु सर के साथ आप गए थे? जी बिल्कुल, रहमांसु सर थे और खुशबू पाठक भी थी, हम भी थे। जब ले खुशबू पाठक को तो पहले ही अलग कर दिया गया चूंकि वो महिला थी, लड़की थी। वहां एडमिशन होने के बाद पूरा कपड़ा खंगाला जाता है अपराधी की तरह, शर्ट खुलवाया जाता है, पैंट तक खुलवाए जाते हैं और चेक किए जाते हैं कि इसके पास कुछ है तो नहीं। हम कह रहे थे कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार मत करिए, हम अपराधी नहीं है। फिर हमें नीचे में बैठाया गया जमीन पर, जहाँ पे चारों तरफ पीक थूक जो है लोग फेंके हुए, तो उस जगह बैठाया गया। मतलब ऐसी पीड़ा हो रही थी उस समय कि मैं आपको बता नहीं सकता क्या किए कि यहाँ आए? कहीं ना कहीं जब 18 दिसंबर को बैठे थे ना वहां पर गर्दनी बाग, पहला दिन तो कभी नहीं लगा था कि हम ऐसे दौर से गुजरेंगे। हमें लगा था कि सत्ता में बैठे नीतीश कुमार जो कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन से ही निकले हैं, तो शायद वो हमारे बातों को सुनेंगे, वो हमारे दर्द को। कमरे में थे आप और रहमांशु सर या अलग? मैं वही भी बता रहा हूँ आपको कि छात्र आंदोलन से निकले हैं और ये लोग हमारा बात सुनेंगे। नहीं अनुभूति थी कि हमारे साथ इतना क्रूरता किया जाएगा। अंदर लेके गए भैया तो हम दोनों को अलग एक हाजत में आमद होता है। पहले बार तो पहले रात वहीं रखा गया, हम लोग भूखे थे, खाने के लिए कुछ नहीं था। एक व्यक्ति हम लोग को अपना लिट्टी दे करके खिलाया, एक लिट्टी खा के हम लोग 2 दिन से रह रहे थे। सचिवालय थाना में भी हमें कुछ नहीं दिया गया, एक लिट्टी दिया गया तो वो भी हम खाए नहीं, हम नहीं खा पाए। रहमांसु सर को कल होकर के हम लोग को एक, मैं बता दूं आपको, रहमांसु सर रो रहे थे उस दिन, और रहमांसु सर मेरे पिता की उम्र के हैं। आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा के सामने उसके बाप की उम्र का व्यक्ति कोई रो रहा हो जेल में तो उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं टूट चुका था पूरी तरह और मैं कोस रहा था खुद को और इस व्यवस्था को कि मैं कहाँ आके फंस गया। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं मैं इस आंदोलन में पढ़ के गलती तो नहीं करती। लेकिन आज युवाओं को सोचने की आवश्यकता है कि आज जो मेरे साथ हो रहा है कल किसी के भी साथ हो सकता है। आज जो एक शिक्षक के साथ हो रहा है वो किसी भी बड़े शिक्षक के साथ तो जाओगे। बिल्कुल, कि अगर आप इस शासन प्रशासन के विरुद्ध, आप सत्ता में बैठे लोगों के विरुद्ध अगर आवाज उठाओगे तो आपको सुनने वाला कोई नहीं है। तो आप चुप हो जाएंगे, अब तो आप घर जाएंगे, अब तो आप अपने माँ बाप के साथ रहेंगे भैया मेरी स्थिति सपना तो छोड़ देंगे। मेरी स्थिति ऐसी है कि जब मेरा भाई मुझसे मिलने आया और हमारे कुछ मित्र हैं जो मिलने आए, जैसे अनुज है, रवि है, मैंने उनसे आग्रह किया कि मेरे भाई को मुझसे मिलवाया जाए क्योंकि वो छोटा है, मेरे साथ रहता है और वो पता नहीं कहाँ का, क्योंकि उसे कानून व्यवस्था का कुछ जानकारी नहीं है, बच्चा है वो अभी। वो जब मुझसे मिलने गया तो हम दोनों भाई रो रहे थे। वो मुझे बोला कि मम्मी न्यूज देख करके इतनी परेशान हो चुकी है कि 2 बार हॉस्पिटलाइज हो चुकी है, उनका बीपी डाउन हो चुका है। और ललन टॉप पे एक वीडियो बना था, आप देख सकते हैं मेरी माँ की स्थिति क्या है, कितनी वृद्ध है वो। मैं उस समय अनुकूल या मैं लग रहा था ना कि मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसा स्थिति है कि एक बच्चा जो अपने हक अधिकार की बात करता है उसको हक अधिकार देने के बजाय विभिन्न संगीन धाराओं में जेल भेजा जाता है और उसके बाद यातना। मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। जब मैं अपने फैमिली के बारे में सोचता हूँ ना तो मैं, आज जो मेरी उम्र है इस उम्र में एक बच्चा अपने माँ बाप का सहारा बनता है, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगा था कि जब मैं 18 तारीख को बैठा था तो मुझे लगा था कि हमारा बात सुन करके हमारी एग्जाम दे दिया जाएगा और हम पुनः पढ़ाई की दुनिया में लग जाएंगे। लेकिन आज लग रहा है कि हमें कोई सुनने वाला नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें सुने। बहुत दुख होता है भैया। बस मैं इतना कहता हूं कि सोनू जो आत्महत्या किया ना, वो इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं लाचार हो चुका था। वो सत्ता के द्वारा प्रेरित और प्रशासन के द्वारा, आयोग के द्वारा प्रेरित एक मर्डर था भैया। आज मुझे लगता है अगर मेरे माँ बाप के चेहरा मुझे याद नहीं होते, जिस दौर में हम हैं या जिस स्थिति से, जिस परिवेश से बनकर निकल के हम पटना पढ़ने आए, वही बहुत बड़ी बात है कि एक पिता 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाता है, जो हिम्मत करके
कर्ज लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाता है कि एक दिन उसका बच्चा अधिकारी बनेगा। हाँ जी, अब दिमाग में क्या चल रहा है और री एग्जाम के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। री एग्जाम कराने के लिए अब अभी तक आपके जो भाई हैं, बहन है, वो गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हैं। जी बिल्कुल, सभी लोग बैठे हुए हैं। लड़ूंगा तो अंतिम क्षण तक, जब तक सांस है। और मैं बताना चाहता हूं आपसे, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। चाहे सत्ता में बैठे लोग सुने ना सुने, हम इन बहरों के कानों पर जरूर एक चोट मारेंगे कि इनको सुनना पड़ेगा। चाहे वो सत्ता में बैठे अपनी बुद्धि विवेक खो बैठे माननीय नीतीश कुमार हो, चाहे घमंड में चूर यहाँ के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, चाहे जो भी नेता हो, या विपक्ष में बैठे एलओपी, सबसे बड़े ताकतवर एलओपी वर्तमान में तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो, हम उनको बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम युवाओं की राजनीति करते हैं, हम युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं। कहाँ है साहब आप? क्यों नहीं आए आप हमारे साथ? एक दिन बस आप आए और वीडियो कॉल पे बात किया, उसके बाद एक पत्र लिखा। आप जब सीएम को पत्र लिखते हैं, आप एलओपी हैं, आप विपक्षी दल का सबसे बड़े नेता हैं, आपको उस पत्र का जवाब तो मिला होगा। सार्वजनिक क्यों नहीं किए कि आपको मुख्यमंत्री ने आपके पत्र का जवाब क्या दिया? सार्वजनिक करते। आपके पास इतने विधायक है, उसमें से 50% विधायक को भी अगर रोड पे उतारते ना, तो आज री एग्जाम हो जाता। लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना जरूरी है, और जनता इसीलिए विपक्ष को बनाया है कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो सत्ता से कहीं ना कहीं ग्रसित हो चुके हैं, सत्ता उसका शोषण कर रहा है, उसकी आवाज विपक्ष को बनना चाहिए। लेकिन आज विपक्ष विमुख दर्शक बने हुए हैं। उनको ये पता है अनुकूल जी कि ये युवा जाति और वर्ग में विभाजित है, कहीं ना कहीं जाति के नाम पर हम वोट ले ही लेंगे। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, इससे हट करके आपको सोचने की जरूरत है और एक मुक्त होने की जरूरत है। सन 74 की क्रांति नहीं भूलना चाहिए। जेपी साहब भी एक छात्र थे, छात्र आंदोलन उन्होंने किया था। एक फीस के मामले पर जो आंदोलन चला, वो उस समय के आयरन लेडी इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंकी, सत्ताधीश को। तो आज वर्तमान में इस नीतीश कुमार को मैं उखाड़ने की बात तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं, क्या बिहार का छात्र मर चुका है? क्या बिहार का छात्र अब विभाजित हो चुका है? क्या कुछ शिक्षकों के चुंगल में या शिक्षकों के बात से बिहार का छात्र अपना फैसला ले रहे हैं, या कुछ छात्र नेताओं के कहने से बिहार का छात्र अपना डिसीजन लेंगे? मैं आपको बताता हूँ, लड़ेंगे जरूर। लड़ेंगे जरूर अनुकूल जी, अंतिम सांस तक। और मैं कहता हूं, कोई आए ना आए, मैं आपको बताता हूं, मेरी मानसिक स्थिति इतनी खराब, मेरा पूरा सर दर्द कर रहा है। मैं अभी भी दवा खा रहा हूँ, बिटाडिन से गरारा कर रहा हूँ, मेरे गले में चोट है, गले में दर्द है। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, अंतिम क्षण तक ये लड़ाई जारी रहेगा, चाहे कोई आए और ना आए। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो मीडिया से भी बन रहे हैं, मीडिया में आके कहते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे छात्र नेता हो। बयान देने से कुछ नहीं होगा। अगर वाकई में आप छात्रों के, युवाओं के और किसानों के हितैषी हैं, हम जैसे किसान के बेटा के बारे में आप हित सोचते हैं, तो रोड पर आइए, और जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता है, हमारे साथ खड़े रहिए। तब मैं जानूंगा कि आप एक अच्छे शिक्षक है, आप अच्छे छात्र नेता है, आप अच्छे एक जन नेता है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बीपीएससी अभ्यर्थी अमन मौजूद थे। कहानी सुनकर आप भी कमेंट में रोएंगे, लेकिन अब क्या लगता है कि क्या बीपीएससी 17वीं का री एग्जाम होगा या नहीं होगा? देखना होगा। अमन का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। अब आप बताएं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, और क्या रमांशु सर भी कब निकलेंगे वो हमको बता दें। मैं वही बता रहा हूं आपको कि रमांशु सर एक योद्धा है, और जो शिक्षक कमेंटबाजी करते हैं ना, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनसे जरूर कहूंगा, जो तथाकथित छात्र नेता है, आज जो तथाकथित बड़े खुद को शिक्षक बताते हैं। आज शिक्षकों का चयन इस प्रकार होता है कि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा व्यू किस शिक्षक के हैं, वो सबसे बड़े शिक्षक है। अगर ऐसा जब जब मोनोपोली होगा, तो रमांशु सर जैसे जो शिक्षक है वो जेल में ही नजर आएंगे। रमांशु सर की रिहाई जल्द होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो सके रमांशु सर को रिहा किया जाए। वो टूट गए हैं पूरी तरह से, रोते हैं। जब वो, मैं पहले ही बताऊं, रोते हैं वो, जिस तरह की यातना झेलनी पड़ती है जेल में। मैं नहीं मानता हूं कि किसी भी, या मैं नहीं कहना चाहता हूं कि कोई भी युवा, कोई भी शिक्षक या मेरे दुश्मन को भी जेल की सैर करना पड़े या जेल तक पहुंचना पड़े। बस इतना कहूंगा, रमांशु सर जिस स्थिति में है, भगवान न करे कभी की, क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो 2 बच्चों पर क्या मानसिक असर पड़ेगा जब उनसे कभी पूछेगा कि तुम्हारा बाप तो जेल गया है। मैं खुशबू पाठक जी के बारे में कहना चाहता हूं,
वो लड़की है, शादी में काफी ज्यादा समस्या आएगी कि वो जेल जा चुकी है। क्या स्थिति से गुजरना पड़ेगा उनके फैमिली को। जो लोग आज कह रहे हैं कि वो नेता बन रही है, जो लोग कह रहे हैं रामांशु जी फेस चमका रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ साहब, एक बार गर्दनी बाग में आकर के बैठो और हमारे दर्द को समझो। उस दिन मैं जानूंगा कि वाकई में आप बिहार के छात्रों के हितैषी हो। 4 घंटे के लिए चेहरा चमकाने के लिए मत आइए। अगर आइंदा अब कोई भी आता है, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि अगर है हिम्मत आप में, चाहे वो नेता हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे कोई टीचर हो, तो है हिम्मत आप में कि 55 दिनों से हम बैठे हैं गर्दनी बाग में, तो आप भी जब तक बैठो, जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता है, तब हम मानेंगे कि आप छात्रों के नेता हो, छात्र के हितैषी हो, या आप छात्र नेता हो। बिल्कुल, देखिए अमन का क्या कुछ कहना था वो आपने सुना और दर्द बहुत है। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।